इस वीडियो में हम लोग कंपनी के जो प्रकार हैं, कंपनी के टाइप्स हैं, कितने कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं, उसकी बात करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम लोग कहां पर, क्योंकि अलग अलग तरह के भी शेयर कैपिटल आप पढ़ेंगे, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस किस आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं और किस तरह की कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो दो आधार होते हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या है किसी देश की, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं इस तरह का, कि हमारे देश की जनसंख्या का विभाजन करना हम कई तरह से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि 50 साल से ऊपर वाले लोग, 50 साल से कम वाले लोग। ठीक है। दूसरा विभाजन हो सकता है कि लिंग के अनुसार, कि जो लोग महिला हैं, जो लोग पुरुष हैं, और जो लोग किसी थर्ड जेंडर में आते हैं, जो उनका तीसरा लिंग है, या उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो उस आधार पर हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से ज्यादा। ऐसे ही हो सकता है कि कौन कौन से लोग हैं, कोई भी आधार बनाया जा सकता है। जैसे कि कौन कौन से लोग हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात चल रही है, तो एक तरह से आधार ही तो बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस में कौन कौन से लोग हैं जो संक्रमित हैं, बाकी लोग हैं जो संक्रमित नहीं है। ठीक, तो किसी भी आधार पर हम एक ही सेट पर लोगों को विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह से कंपनीज हैं, कंपनीज को भी हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो अलग अलग तरह का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक वर्गीकरण होता है सदस्यों की संख्या के हिसाब से, कि कितने सारे सदस्य उसमें आ सकते हैं, और दूसरा होता है कि जो सदस्य हैं उसके, या जो भी उसके ओनर्स हैं कंपनी के, जिन लोगों ने उसमें पूंजी लगा रखी है, उन लोगों का दायित्व कितना बनता है, उनकी लायबिलिटी कितनी बनती है। तो इन्हीं दो आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला आधार हमारा है सदस्यों का दायित्व। दायित्व समझते हैं, मतलब लायबिलिटी क्या है। और हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं। किसकी करते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी की। ठीक, जब कंपनीज की बात करते हैं। लेकिन अभी आपको इसमें थोड़ा सा सरप्राइज मिलेगा, फिर आप चौंकना नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, तो ये क्या होता है? शेयर कैपिटल की बात होती है यहां पर। तो क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब क्या हो गया इसका मतलब लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं ब्रीफ में। इसका मतलब ये होता है कि आपका किसी कंपनी में जितना हिस्सा है उतना ही आपसे पैसे लिए जाएंगे, और अगर आपने ऑलरेडी वो पैसे पे कर दिए हैं तो फिर चाहे कंपनी के ऊपर कितना भी कर्जा हो, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये होता है सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज आ जाती है, क्या आ जाती है? फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है, या फिर नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। मतलब कि जो आपने शेयर खरीदा है उसकी जो, जैसे बुक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, तीनों का एक ही मतलब होता है। जो उसका एक हम जो मूल्य लेकर के चलते हैं, जैसे 10 रुपए का मान लीजिए शेयर है। ठीक है, 10 रुपए का मान लीजिए शेयर है, तो ये 10 रुपए का जो शेयर है ये इसकी फेस वैल्यू है, और हो सकता है ये शेयर मार्केट में 100 रुपए में भी मिल रहा हो। कितने में? 100 रुपए में। तो इसमें जो 90 रुपए हो गया वो तो हो गया प्रीमियम। क्या हो गया? प्रीमियम। प्रीमियम क्यों मिलता है? क्योंकि जो भी हमारी कंपनीज होती है उनकी एक अच्छी साख होती है, गुडविल होती है, तो उस पर इसकी वजह से प्रीमियम मिल जाता है। फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप है, इस वजह से मिल जाता है। तो 10 रुपए जो है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी थी जिसके सब मिलाकर के 1 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। और हर शेयर जो है वो कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। तो उसकी जो कुल पैसे उठाने की जो क्षमता है वो कितनी हो गई? 10 लाख रुपए की हो गई। कितनी हो गई? 10 लाख रुपए की। अभी अगले वीडियो में आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। भाई 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, तो कुल जो उसका पेड अप कैपिटल बनेगा, प्रदत्त पूंजी बनेगी, वो कितने की बन जाएगी? 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए में मान लीजिए मेरे पास, मैं भी उस कंपनी का मालिक हूं, 2 मालिक हैं, एक मैं हूं, एक कोई और है, और मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं, और 10 रुपए के हिसाब से मुझे 5 लाख रुपए देने चाहिए थे, लेकिन मैंने 4 लाख रुपए दे रखे हैं। अब अगर कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यह होगा कि जो 1 लाख रुपए बचा हुआ है, कितना? 1 लाख रुपए जो मुझे देना था, क्यों? क्योंकि मैं 50% कंपनी का हिस्सेदारी रखता हूं, मेरे पास 50,000 शेयर्स होने चाहिए, और उनके लिए मैंने पैसे 4 लाख दिए हैं, तो 1 लाख रुपए जो बकाया है मैं वो दे दूंगा। लेकिन उसको छोड़ करके मेरा और कोई अधिकार या मेरा कोई दायित्व तो नहीं बनता है। अधिकार नहीं, मेरा कोई और दायित्व तो नहीं बनता है। तो मेरा जो दायित्व है वो क्या है? सीमित है ना। और सीमित किसके द्वारा है? शेयर्स के द्वारा, अंश के द्वारा। तो एक तो इस तरह की कंपनी हो जाती है। दूसरी हो जाती है गारंटी द्वारा सीमित। ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत बात कर ली थी। इसमें क्या होता है? ज्यादातर जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं हो रहा है, आमतौर पर इस तरह से स्टार्टिंग की जाती है। उसमें गारंटी देता हूं मैं कि अगर इसका समापन हो रहा होगा तो मैं कर्जदारों को मेरी तरफ से इतना हिस्सा दे दिया जाएगा। आप समझ जाते हैं, एक वचन है, वो हमारा
पुराना कहा जाता है ना, रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो वचन को हम गारंटी बोलते हैं। तो आपने वचन दे रखा है कि आप इस लेवल तक क्या करेंगे, पे करेंगे अगर कंपनी का समापन हो रहा होगा। तो जितना आपने क्या कर रखा है, गारंटी दे रखी है, उसी के हिसाब से आपका क्या है, सीमित है। तो सीमित कंपनी, ऐसी कंपनीज भी हमारे यहाँ चलती हैं। फिर तीसरा इसमें कैटेगरी आ जाती है असीमित कंपनी। असीमित मतलब इसमें अगर आपकी कंपनी बर्बाद हुई, आपने कर्जा ले रखा, काम नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोग कहेंगे कि यार सर आपने तो ये तो गेम खेल दिया हमारे साथ, क्योंकि आपने तो बताया था जब हम लोग एकल स्वामित्व की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, उसमें ये चीज होती थी कि हम लोग के पास लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। हमारा जो दायित्व होता था वो सीमित हुआ करता था। तो आपने कंपनी बताया ये कहते हुए था कि इस कंपनी के फायदा ये होता है। तो यार बात यह है कि इस तरह की कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती नहीं है। हमारे यहाँ पर कंपनी एक्ट में इस तरह का प्रावधान है कि ऐसे कंपनी हो सकती है, लेकिन होती नहीं है। वो टेक्निकलिटीज में हम जाएंगे आगे तो हम वो देख लेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए असीमित कंपनी का मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर कंपनी के ऊपर देनदारियां बाकी हैं तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, आपसे भी संपत्ति ली जा सकती है। यहाँ पर आपकी कंपनी और आपकी संपत्तियों में जब कंपनी का समापन हो रहा होगा तो क्या होगा, डिफरेंस नहीं किया जाएगा। बाकी में तो यहाँ पे डिफरेंस किया था कि नहीं ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, इस पर हम हाथ नहीं लगाएंगे, आपकी जो कंपनी में हिस्सेदारी है आप वो दे दो, या फिर आपने कंपनी के समापन के समय पर जो गारंटी दे रखी है वो दे दो। तो ये हम लोग इसको देख चुके हैं। अब दूसरा जो आधार है वो होता है कि सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सार्वजनिक बोले तो क्या होता है, पब्लिक। सार्वजनिक होता है ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे लिखा रहता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए, है ना। लोग अपने देश में दंगे वगैरह होते हैं तो बसें चला देते हैं, इस तरह की बेवकूफियां करते हैं। तो सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होगा कि जिसके सारे लोग उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कोई भी खरीद रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड। अपने यहाँ पर मेनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक तो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों हैं जिस पर लोग शेयर्स खरीद बेच रहे होते हैं। तो जो कंपनी से भी शेयर्स हम इस पर खरीदते बेचते हैं वो सारी कैसी कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनीज होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर अंशों का हस्तांतरण यानी कि जो शेयर्स का ट्रांसफर है उसमें कोई ज्यादा लिमिट नहीं होती है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, पाबंदी नहीं होती है, आप आराम से खरीद बेच सकते हो। और हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि एक तो शेयरों के हस्तांतरण, शेयर्स के हस्तांतरण में शेयरों नहीं बोलना चाहिए, शेयर एक इंग्लिश का शब्द है, अंशों बोल सकते हैं। अंश है तो बहुत सारे अंश मिलाकर के अंशों हो गया, तो अंशों के हस्तांतरण या फिर शेयर्स के ट्रांसफर में क्या होगा, लिमिटेशन नहीं होगी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, वो होती है हमारी सार्वजनिक कंपनी। दूसरी चीज, जो सार्वजनिक कंपनी होगी वो कोई निजी कंपनी नहीं होगी या फिर निजी कंपनी की कोई सब्सिडरी नहीं होगी। सब्सिडरी समझते हैं कि उसने एक अपनी ब्रांच बना दिया, एक शाखा बना दी। जैसे कोई एक बड़ी कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है, जैसे अभी समझ लीजिए जियो है, तो जियो में एक बड़ी कंपनी है और उसके अंदर अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनीज को भी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है काफी। तो क्या हो जाएंगी, बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे रिलायंस है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आ जाती हैं, और रिलायंस में ही अब जियो एक अलग कंपनी बना दी है, उसमें अलग अलग सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब समझ रहे हैं, एक उसको छोटा सा सेगमेंट बना करके आपने उसके लिए एक अलग कंपनी खोल दी। तो जो सार्वजनिक होगी वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी, ना ही प्राइवेट किसी कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है। ठीक, तो ये हमारी सार्वजनिक होगी। और मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि शेयर्स आप जो है बिना रेस्ट्रिक्शन के क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तो ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स। निजी कंपनी क्या होती है, निजी कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, क्या, जो भी उसके मालिक हैं, और अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई निजी कंपनी है क्या जिसमें 200 से ज्यादा लोग दिख जाएं? तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो बोलते हैं यार कि हम लोगों ने तो कुछ ऐसी कंपनीज देखी हैं जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में तो ट्रेड किए नहीं जा रहे हैं, लेकिन सर उसमें तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और 200 से ज्यादा हो सकते हैं। मैं तो ऐसी कंपनीज के बारे में जानता हूं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव समझते हैं, जहां पर श्रम करने वालों की बहुत ज्यादा जरूरत हो। जैसे मान लीजिए सिलाई की कंपनी है कोई, है ना, अभी एक राजकुमार राव जी की मूवी भी आई थी जिसमें सिलाई का काम होता है। ऐसे एक वरुण धवन और आलिया भट्ट आई, याद नहीं है मुझे, किसी की मूवी आई थी सुई धागा नाम की, अनुष्का शर्मा थी शायद उसमें, मैंने देखा नहीं बट उसका ट्रेलर देखा था। तो उसमें भी सुई धागा और सिलाई करने वालों की कंपनी थी, तो सिलाई मशीन पर काम करने वाले लोग हैं। तो जो सिलाई वाली कंपनीज होती है ना, उसमें तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, 500-600 लोग काम कर रहे हैं। आप कभी देखिए इस तरह का हॉल होता है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी इस तरह की कंपनीज क्या है, लिस्टेड नहीं है, तो उसमें तो 200 से ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो आप कहोगे कि सर उसका शेयर तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे हो नहीं रहा है और आप उसमें शेयर्स खरीद बेच नहीं पा रहे हो, तो वहां पर कुछ तरह का प्रतिबंध है। तो वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे हो जाएगी, वो तो पब्लिक होनी चाहिए क्योंकि उसमें 200 से ज्यादा लोग हैं। तो आप यहाँ पे समझ जाइए यार, शेयर्स जो है वो 200 से ज्यादा के पास नहीं होंगे, जो उसके मालिक हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होंगे।
एम्प्लॉयज तो बहुत हो सकते हैं, काम करने वाले जो कर्मचारी है वो ज्यादा हो सकते हैं। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मालिकों की बात कर रहे हैं। तो जो मालिक है वो कम से कम 2 होंगे, अधिक से अधिक कितने होंगे? 200 होंगे। आगे बात समझ में? अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैंने दूसरी बात बोल दी, क्यों? क्योंकि ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है इस तरह की कंपनीज, और यहां पर शेयर्स के लेन एक तरफ से दूसरा जो हस्तांतरण होता है शेयर्स का या अंशों का, वो प्रतिबंधित होता है, उसमें कंडीशंस लगी होती हैं, ठीक है। तो वो आप इस तरह से आराम से, जिस तरह से मुक्त होकर के हम लोग पब्लिक या सार्वजनिक कंपनी में कर पाते हैं, वैसा यहां पर नहीं कर पाते हैं। तो ये मेन कंडीशन आ जाती है। बाकी 2 से 200 लोगों की हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन समझते हैं, अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद। अपवाद ये होता है कि एक इंसान भी क्या बना सकता है? एकल कंपनी बना सकता है। तो आप तो बोलोगे कि आपने बोल दिया तो 2 से 200 होना चाहिए। अब ये कंपनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीसी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। और ये हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 का, उसका सेक्शन 2 में सबसेक्शन आता है 62, उसके अंतर्गत ये बनाई जाती है। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस है यार, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। क्या क्या लिमिटेशन होती है? पहली बात तो ये होती है, जो नागरिक बनाएगा ना, जो एक इंसान बना सकता है, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो और साथ में भारत में रह रहा हो। भारत की नागरिकता तो कई लोगों के पास है जो विदेश में रह रहे हैं। रेजिडेंट इंडियन हो। कैसा हो? रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। अब एनआरआई आपने पढ़े देखा होगा ना, पंजाब के बहुत सारे लोग एनआरआईज हैं और एनआरआईज के ऊपर कई चीजें चल रही होती है। एनआरआईज मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ऐसे भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता उनकी भारत की है। दुबई में बहुत लोग अपने ऐसे काम करने जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वो लोग भी प्रवासी भारतीय हैं, अमेरिकन कंट्रीज में जाते हैं। और हमारी जो प्रवासी भारतीय है ना, आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, पूरी दुनिया में अलग बहुत सारे देश हैं। जैसे मान लीजिए चीन है, तो चीन के लोग भी बहुत सारे अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, और वो लोग अपनी मातृभूमि को पैसा वापस भेजते हैं, है ना। एक श्लोक था रामायण, वो भगवान राम से रिलेटेड, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मुझे जननी यानी कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो लक्ष्मण और भगवान राम की आपस में कुछ डिस्कशन हो रहा होता है कि जो लंका जीत लेते हैं, रावण को मार देते हैं, तो लक्ष्मण का मन करता है कि यार ये तो सोने की लंका है, तो यहां पर ही हम लोग रह जाएं। तो भगवान राम बोलते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब ये सोने की लंका है, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी मातृभूमि तो अयोध्या में है और मैं अपनी माता और मातृभूमि को लेकर के स्वर्ग से भी मैं श्रेष्ठ मानता हूं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे एनआरआईज हैं जो काम तो दूसरी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मातृभूमि के लिए पैसा भेजते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिटेंसेस। ये सारी चीजें देखो, आइडिया लगता है ना, तो मजा आ रहा होता है, आप चीजें कनेक्ट करके पढ़ते हो। तो रेमिटेंसेस जो होती हैं, जो हमारे देश के ही लोग जो बाहर जाकर के हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं, वो भारत को सबसे ज्यादा मिलता है। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है हमारे एनआरआईज की तरफ से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाहर देश से बाहर चले गए वो हमारे देशभक्त नहीं रहे, है ना। कई लोग किस अलग अलग तरह के नोशंस बना लेते हैं, वो हमारे देश को मजबूती दे रहे हैं बाहर जाकर के। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग है। एक ज्यूज कम्युनिटी होती है। कौन सी होती है? ज्यूज। उनको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। छोटी सी कम्युनिटी है यूएसए में, लेकिन उसके बाद से आ जाते हैं इंडियंस, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। मैं बहुत बार एग्जाम्पल लेता हूँ, सत्या नडेला साहब हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट, आपके सिस्टम अगर आपके पास कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट आप विंडोज यूज कर रहे हो, उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उसके जो सीईओ है वो भी इंडियन है। गूगल है, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, उसके भी सीईओ हैं जो वो भी इंडियन है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इंडियंस जो बाहर चले गए वो क्या होते हैं? एनआरआईज जो हमारे यहाँ होते हैं वो क्या होते हैं? रेजिडेंट इंडियंस। अब जो रेजिडेंट इंडियंस है वही हो सकते हैं, वही इंसान क्या खोल सकता है? कंपनी खोल सकता है। तो आपके लिए इसके लिए रेजिडेंट इंडियन होना जरूरी है जब कोई इंसान खोल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है यार, कि ये लोग जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना कंपनी के थ्रू, वो नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंपनी की तरफ से, तो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट ही होगा। मतलब नॉन बैंकिंग का क्या मतलब होता है? कि गैर बैंकिंग है, आप बैंक को छोड़कर के बाकी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ये भी इनकी एक लिमिटेशन होती है। और तीसरी होती है कि ये साइज बहुत छोटा रहता है। साइज छोटा रहता है का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन बैंकिंग में नहीं होगा, सिर्फ बैंकिंग में होगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद से तीसरा पॉइंट होता है कि इनका जो पेड अप कैपिटल होता है, जो प्रदत्त पूंजी होती है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। कितने ज्यादा नहीं हो सकती? 50 लाख से ज्यादा। और साथ में जो इनका टर्नओवर होता है, टर्नओवर समझते हैं, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त या टर्नओवर। टर्नओवर इतना कॉमन है यार, आवर्त कोई नहीं बोलता, है ना। तो आप लोग भी समझ लो, जो इनका आवर्त है वो कंपनी के केस में क्या होता है मालूम है आपको? पिछले 3 साल की चीजें देखी आती है, 1 साल का नॉमिनी नहीं देखा जाता। जैसे कि एक इंसान है, वो अपना इनकम टैक्स जब कर रहा होता है तो पिछले 1 साल का उसका लेन देन देखा जाता है। कंपनी के केस में हम लोग आमतौर पर पिछले 3 साल का औसत देखते हैं बहुत सारी जगह पर। तो पिछले 3 साल का जो औसत है उस कंपनी का, जो 1% कंपनी है,
इंडिया में कंपनीज एक्ट के तहत सेक्शन 2 का सब सेक्शन 62 के अंतर्गत, उसमें फिर उसके जो रूल्स आते हैं कंपनी रूल 2014 के थे, उसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि यार किसी भी हालत में 2 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, जो एवरेज है पिछले 3 साल का। कितना नहीं होना चाहिए? 2 करोड़, ये इसकी लिमिट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यार यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस तरह से जो खुलेआम आजादी होती है ना कंपनी की, वो सारी चीजें नहीं आ रही होती हैं। तो हम लोगों ने ये वीडियो देख लिया फटाफट की कंपनी के क्या क्या प्रकार होते हैं। असीमित कंपनी हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हमारे देश में, गारंटी द्वारा, अंशों द्वारा, ये हमारी क्या होती है? लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसी तरह की कंपनीज की हम बात करते हैं और हम लोग इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे अंशों द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा नाम क्या है? अंश पूंजी के लिए लेखांकन। तो हम लोग मेनली इसी की बात करेंगे। अब ये किसके टाइप का होता है इसकी बात हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि हम लोग कुछ भी नया लेकर के आ रहे हैं तो आपको मिलते रहे, सारी चीजें मिलती रहे। हम लोग लेक्चर नोट्स बना रहे हैं साथ में, इसी वीडियो के नोट्स आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में। और साथ में चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो भी लिख करके बताइएगा, जिससे कि हम आपके उन डाउट्स को रिजॉल्व कर सकें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।